जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास फोर्थ क्लास है संविधान की। और मेरे दोस्त आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, देखो भाई, जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ से बनते हैं उन सभी को हमने एक स्टेप से समझाया है। ठीक है, यानी एक परिभाषा के द्वारा समझाया गया है, एक कहानी के द्वारा समझाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आगे को। ठीक है, देखो भाई, यानी संविधान की प्रस्तावना क्या है, सुनो जरा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और मेरे दोस्त गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों जितने भी लोग हैं, ठीक है, को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के विचार और अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ठीक है, और ये आपका हमारा जो हिंदी कैलेंडर उसमें वो लिखा हुआ है, को एदत्त द्वारा इस विधान को अंगीकृत और अधिनियमित और हम कह सकते हैं आत्मसमर्पित करते हैं। ये थी भी आपकी पूरी प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की पूरी प्रस्तावना ये थी। आपको एक बार ऑर्डर पढ़ लेना है, यहां से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का, क्योंकि ये क्रम पूछ लेता है, ये आपसे क्रम पूछ लेता है। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समान क्या समता, ठीक है, के लिए ही और गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। समझ गए? तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। यहां से मेरे दोस्त आपके क्वेश्चन जो हमने ये रेड कर रखे हैं, तो यहां से ये क्वेश्चन आपके इस रूप में पूछ लिए जाते हैं। आगे मेरे दोस्त इसके बारे में और पॉइंट पढ़ते हैं। देखो भाई, यह संविधान का प्रारंभिक कथन है जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शन मूल्य को बताता है। क्या क्या भाई, देखो, इसे राजनीतिक कुंजी यानी किसको, प्रस्तावना को, इसे राजनीतिक कुंजी और राजनीतिक जनपत्री बताया गया है। संविधान को यदि पूछे क्वेश्चन आपसे पूछे कि राजनीतिक जनपत्री किसे बताया गया है, किसे माना जाता है, तो किसको, प्रस्तावना को। राजनीतिक कुंजी किसे माना जाता है, प्रस्तावना को। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है भाई, क्या क्या, मनोभाव और आदर्श। अच्छा, अगला पॉइंट है आपका, मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह और ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, ये बातें किसने कही है, तो आप जानते हो, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, हिदायतुल्लाह और आपका ठाकुर भार्गव दास। अगले पॉइंट है मेरे दोस्त आपका, यह गैर न्यायिक, क्योंकि यह गैर न्यायिक है। सुनो जरा, क्योंकि इसके प्रावधानों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। तो क्वेश्चन यदि पूछे कि न्यायालय में, या हाँ पूछे किसके प्रावधानों को, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, किसके प्रावधानों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, तो एक ऑप्शन क्या होगा आपका, बताओ भाई, तो आपका प्रस्तावना। ठीक है, क्या है, प्रस्तावना। अच्छा, अगला आपका पॉइंट है, यह है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, यह है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। अगला पॉइंट आपका, प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत का संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। आई बात समझे ना, यानी प्रस्तावना से ही पता चलता है कि जो हमारा भारत का जो हमारा संविधान है वो अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है, जनता से प्राप्त करता है। ठीक है, और ये किससे पता चलता है, ये आपका
प्रस्तावना के द्वारा ही पता चलता है। अगला पॉइंट है आपका मेरा दोस्त, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसका मतलब है मेरा दोस्त आपका, यानी पहले जब हम गुलाम थे तो उस समय हमारा कोई निर्णय नहीं था। अब क्या है, तो जिससे संविधान लागू हुआ है तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, यानी हम जो है अपने आप में पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। और इसने यही कहा है कि देश का निर्णय जो होगा वो अंतिम और बाध्यकारी होगा, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए देश का निर्णय ही अंतिम और बाध्यकारी जो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपका, भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। ठीक, भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, पहले हम निर्भर थे। अच्छा, समाजवादी, देखो आर्थिक और सामाजिक समानता। समाजवादी का अर्थ क्या है मेरा दोस्त आपका, आर्थिक और सामाजिक समानता। पंथ निरपेक्ष कहो या धर्म निरपेक्ष कहो, इसका अर्थ सिर्फ एक ही होता है, देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें राज्य का समान समर्थन प्राप्त है, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी एक धर्म को कोई भी राज्य सपोर्ट नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है, ठीक है। सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है, ये बात आप जानते हो कि लोकतांत्रिक का अर्थ होता है कि जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा और जनता के लिए और जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक है। यानी जो हमारा शासन होता है वो जनता के द्वारा ही किया जाता है, कि जनता ही चुनती है, ठीक, और जनता के द्वारा ही होता है, जनता के द्वारा ही होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, और यही आपका, यानी एक पॉइंट और आपका वो याद नहीं आ रहा, आइए बताते हैं जरा, ठीक। आगे देखो जरा, तो लोकतांत्रिक समझ गए कि सर्वोच्च शक्ति जनता के पास ही होती है। अच्छा, अगला है आपका गणतंत्र। गणतंत्र होता है मेरे दोस्त आपका, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देखो प्रत्यक्ष जो होता है वो होता है मेरे दोस्त जब हम वोटिंग करते हैं, जब हमें आम लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है, क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष वो होता है, यानी कुछ आपके पद ऐसे होते हैं जिनमें यानी आम जनता वोट नहीं डालती है और अप्रत्यक्ष रूप से ये चुन लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा के कुछ अध्यक्ष होते हैं। आगे जाओ भाई, देखो प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन है वो, 42वां संविधान संशोधन है, और 1976 के द्वारा संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है मेरा दोस्त आपका, इस संशोधन द्वारा 3 वाक्यों को जोड़ा गया। कौन कौन से, एक आपका पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्षता है, समाजवाद एवं अखंडता, ठीक है। ये तो एक ही बात हो गई, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष एक ही बात है। एक है आपका समाजवाद और एक है आपका अखंडता। क्या है, अखंडता, यानी जितने भी राज्य सब एक ही जगह इकट्ठे रहेंगे, वो यानी वो आपस में नहीं लड़ेंगे और नहीं बिखरेंगे, अखंड यानी एक ही। अगला पॉइंट है आपका, प्रस्तावना के जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या जो, देखो प्रस्तावना के जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या आपको मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। यानी जो इसकी रूपरेखा है, जो इसके उद्देश्य हैं, तो आपको कहां मिलेंगे, वो मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में दी गई। अगला है आपका मेरा दोस्त, देखो ये 2 केस हैं आपके, एक केस आपको पढ़ लेना है, ठीक है, जानकारी के लिए। एक आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का केस है ये आपका। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावना को भारत के संविधान का हिस्सा घोषित किया गया, ठीक है। प्रस्तावना को भारत के संविधान का हिस्सा किस केस द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा एग्जाम में आता है। तो कौन सा है, केशवानंद भारती बनाम केरल, ठीक है, राज्य केस, कब, 1973 में। अगला पॉइंट है, इस केस के द्वारा मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस केस के द्वारा मूल ढांचा
ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसके अनुसार संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है। ध्यान सुनो जरा, इसके अनुसार संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, परंतु मूल ढांचा, ठीक है, में संशोधन का अधिकार नहीं है मेरे दोस्त। ठीक, और फैसला जो है 7-6 से सुनाया गया। अगला है मेरा दोस्त आपका SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 केस में प्रस्तावना को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। ठीक है, तो मूल ढांचे का हिस्सा यानी किस केस द्वारा प्रस्तावना को मूल ढांचे का हिस्सा माना गया, तो आपको ये केस आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे मेरे दोस्त आपकी अनुसूचियां। तो ये बताओ मेरे दोस्त अनुसूचियां कितनी हैं, तो ये लिख रही हैं, आप बता ही दोगे देख के, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के समय, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसी समय, ठीक उसी समय, तो कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी आपकी। ठीक है, कितनी अनुसूचियां? कितनी?